हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल जीएस बाय शुभा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारी क्लास का तीसरा दिन है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में भी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा है कल की क्लास में, परसों की क्लास में, एक बार मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ और फिर उसके बाद हम अपनी आज की क्लास शुरू करेंगे। तो हम कौन से एक्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं? एक तो हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया है। एक हमने 1781 का संशोधन अधिनियम पढ़ लिया है। एक हमने पढ़ा है 1786 का अधिनियम। एक पढ़ा है 1793 का चार्टर एक्ट, जिसको हम चार्टर कानून भी बोलते हैं। एक हमने पढ़ा है चार्टर कानून 1813। तो हम इस सब के बारे में कल और परसों की क्लास में जान चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट के बारे में जानते हैं हम। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया। तो जो कि हम पढ़ चुके हैं, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था? 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट लेके आई थी, वो संशोधन अधिनियम लेके आई थी, वो पारित किया था, जिसको हम किस के नाम से भी जानते हैं? जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक और एक्ट आया था 1784, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब इस एक्ट में विशेषताएं क्या क्या थी, उनके बारे में हम जानेंगे। इस एक्ट की पहली विशेषता थी, इसने कंपनी की के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके जितने भी पॉलिटिकल मामले थे और जितने भी वाणिज्यिक इन द सेंस ऑफ जितने भी ट्रेड से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड मामले थे, उन सभी कार्य को, उन सभी कामों को अलग अलग कर दिया था। पहली विशेषता तो इस एक्ट की ये हो गई। इस एक्ट की दूसरी विशेषता क्या है? द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया। अब ये द्वैध शासन क्या है? द्वैध शासन बोलते हैं हम डायआर्की। डायआर्की का इसकी डेफिनेशन या इसका मीनिंग क्या होता है? जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है? जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का होल्ड किसके ऊपर था? इंडिया के ऊपर था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर किसका होल्ड था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश संसद का होल्ड था। तो ये क्या हो गया? ये हो गया द्वैध शासन, ये हो गया डायआर्की। इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब इस एक्ट की जो हम पढ़ रहे हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट की तीसरी विशेषता के बारे में जानते हैं। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी, वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधिरक्षण एवं नियंत्रण करे। तो जो नियंत्रण बोर्ड था, जिसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं, उसको क्या शक्ति थी इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत? ये शक्ति थी कि भारत में सभी नागरिक, जितने भी भारत के नागरिक हैं, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियाँ, टैक्स से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियाँ हैं, वो किसके अधीन आ जाएंगी? उन पे किसका नियंत्रण हो जाएगा? किसका कंट्रोल हो जाएगा? नियंत्रण बोर्ड का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब आगे चलते हैं। आगे क्या आता है हमारा? आगे आता है हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम। क्या आता है हमारा? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब इस अधिनियम के, इस एक्ट के बारे में हम जानते हैं। इस एक्ट में क्या था? ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। जो ब्रिटिश भारत था, उसने
केंद्रीकरण मतलब कंट्रोल तो कर ही लिया था इंडिया के ऊपर, तो उसमें क्या है, एक निर्णायक अधिनियम था। मतलब अब ये हो गया कि पूरी तरीके से जो कंट्रोल है वो ब्रिटिशर्स के ऊपर चला गया है, भारत का ब्रिटिशर्स के हैंड में चला गया, ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। अब इस अधिनियम की विशेषता क्या क्या थी, अब इस अधिनियम की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। जो 1833 का चार्टर अधिनियम आया था, इस अधिनियम के तहत क्या हो गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है ना, अब वो पूरे भारत का ही गवर्नर जनरल हो गया है। एक तरीके से हम कह सकते हैं जैसे प्रेजेंट में हमारे प्रेसिडेंट हैं, ऐसे ही वो क्या हो गया है, जो गवर्नर जल, मैं बस एक एग्जांपल बता रही हूँ, प्रेसिडेंट नहीं था, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो जितना कंट्रोल ब्रिटिशर्स का जितने भी एरिया के ऊपर, इंडिया के जितने भी क्षेत्र के ऊपर उनका कंट्रोल था, तो पहले तो क्या होते थे, बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को हटाकर फिर क्या कर दिया गया, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। जो जितना भी ब्रिटिशर्स के अंडर में जितना भी भारत आ रहा था, जितना भी इंडिया आता था, उसको क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। मतलब जितने भी जो भी नागरिक शक्तियां थी और जितनी भी सैन्य शक्तियां थी, पूरी तरीके से कह सकते हैं कि वो राजा ही हो गया, एक तरीके से इंडिया के ऊपर वो कंट्रोल ही कर रहा है। जैसे प्रेसिडेंट है ना, कि हमारे जो प्राइम प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, तो जैसे उनके हाथ में होती हैं सारी सैन्य शक्तियां और नागरिक शक्तियां, तो वो भी एक तरीके से क्या होगी, जो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो ब्रिटिश लोगों ने बना के भेजा था, ब्रिटिश संसद ने बना के भेजा था इस चार्टर अधिनियम के तहत, 1833 के जो चार्टर अधिनियम था, इसके तहत जो भेजा था, वो अब क्या हो गया था, वो अब हो गया था भारत का गवर्नर जनरल। और उसके अंदर क्या क्या जितनी भी नागरिक और जितनी भी सैन्य शक्तियां थी, वो उसके कंट्रोल में थी, जो भारत का गवर्नर जनरल आया था बन के। इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। जैसे मैंने आपको बताया कि जो गवर्नर जनरल आया था जो भारत पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो ये क्या हो गया कि जितना भी ब्रिटिशर्स के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जितना भी भारत था, ब्रिटिशर्स के अधीन जितना भी भारत था, वो अब किसके अंडर आ गया, किसके कब्जों में आ गया, संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का पूर्ण नियंत्रण था। मतलब अब जितना भी भारतीय क्षेत्र उनके कब्जे में है, उस पर पूरा कंट्रोल किसका हो गया, जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका इसमें पूरा कंट्रोल हो गया। अब पहले जो गवर्नर जनरल थे भारत के, वो कौन थे, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जो विलियम बेंटिक थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इतनी बात क्लियर है। अब इस एक्ट की दूसरी विशेषता के बारे में जानते हैं। इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिक संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया। अब हमने पहले पढ़ा था, जो बंगाल के और मद्रास के जो गवर्नर थे, वो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन थे, लेकिन जब ये 1833 का चार्टर अधिनियम आया, तो इसमें क्या हो गया, जो बंगाल और मद्रास के गवर्नर थे, उनकी जो विधायक शक्तियां थी वो ख़त्म कर दी गई, उन शक्तियों से उन्हें वंचित कर दिया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायक के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। तो जो भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था विलियम बेंटिक, तो उसको क्या है कि ब्रिटिश भारत, अब जो ब्रिटिशर्स का जितने कंट्रोल है, तो वो तो ब्रिटिश भारत ही बोला जाएगा। तो उसमें जो जितने भी विधायिका से असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए, मतलब कि पूरे जितने भी अधिकार होंगे ना विधायिका से रिलेटेड, वो किसके हाथ में दे दिए गए, वो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसके हाथ में दे दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ये जो 1833 का चार्टर अधिनियम था, इससे पहले जितने भी कानून बने थे उनको तो नियामक कानून कहा गया, और जो नए कानून
मतलब इसके बाद जो नए कानून बने उसके तहत कानूनों को क्या कहा गया, एक्ट कहा गया या फिर अधिनियम कहा गया। ठीक है, अब चलिए इस जो 1833 का ये चार्टर अधिनियम है, इसकी तीसरी विशेषता के बारे में बात करते हैं। इसकी तीसरी विशेषता क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या थी? व्यापार करने के लिए ही तो आई थी, व्यापारिक रूप से ही तो आई थी इंडिया के अंदर। लेकिन इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि व्यापारिक जो निकाय था इस रूप को समाप्त कर दिया गया। इनकी जो गतिविधियां थी व्यापारिक रूप से उनको समाप्त कर दिया गया। समाप्त तो इसलिए कर दिया गया ना, पहले तो व्यापार कर रहे थे लेकिन अब तो पूरा कंट्रोल ही हो गया, तो उनको व्यापार करने की क्या ज़रूरत है जब उन सारी चीज़ें ही उनके कंट्रोल में आ गई। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया, मतलब कि वो प्रशासनिक निकाय बन गया। अब कम्प्लीटली अब किसके अंडर चला गया? इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर चला गया, ब्रिटिश भारत कहलाने लगा। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। अब जिस पे कंपनी का राज था, जितने भारत के जितने क्षेत्र पर कंपनी का राज था, वो कहाँ चला गया? वो जो उनके ब्रिटिश के राजशाही थे उनके और उनके उत्तराधिकारियों के अंडर चला गया, वो उनके हाथों में चला गया। वो जितना भी जो ब्रिटिश शासित जो भारत था अब उनको हैंड ओवर कर दिया गया। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। इस अधिनियम की जो 1833 का चार्टर अधिनियम है, इसकी चौथी विशेषता क्या है? इसकी चौथी विशेषता है चार्टर अधिनियम 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। अब पहले क्या था कि जो सिविल सर्वेंट होते थे, जैसे अब हमारे आईएएस ऑफिसर हैं जिसको कलेक्टर बोल देते हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी गतिविधियां थी, मतलब इनसे रिलेटेड जितनी भी जॉब्स थी सिविल सर्वेंट से रिलेटेड, वो कौन कर सकते थे? वो केवल ब्रिटिशर्स ही कर सकते थे, जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। भारतीयों को अधिकार नहीं था इस एग्ज़ाम में बैठने का या इस एग्ज़ाम को देने का। तो इसमें क्या किया, इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि जो भारत के लोग हैं वो भी इस प्रतियोगिता को दे सकते हैं, वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें कहा गया था कि भारतीयों को, जो भी मैंने आपको बताया, कि किसी भी पद, कार्यालय, रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। पहले तो कौन था कि कंपनी के ही लोग होते थे, लेकिन अब क्या कहा कि भारतीय लोग भी हो सकते हैं, भारतीय लोग भी इन पदों पर नियुक्त किए जा सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया। लेकिन क्या हुआ, ये तो कह दिया गया इस अधिनियम में कि जो भारतीय लोग हैं वो भी इन पदों को धारण कर सकते हैं, लेकिन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने इसका विरोध किया तो इसे क्या किया गया, इसको समाप्त कर दिया गया, इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो ये क्या हो गया, हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। अब ये 1853 का चार्टर अधिनियम क्या है, इसके बारे में जानते हैं। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। कहने का मतलब ये है कि ये लास्ट अधिनियम था। जितने भी अधिनियम पारित किए गए थे अब तक 1793 से लेके 1853 तक, तो ये कौन सा था, ये लास्ट अधिनियम था। अब इसमें था क्या क्या भाई, 1784 के जो अधिनियम थे तो उनको तो अधिनियम के उसमें लाया ही नहीं गया था। उनसे पहले जो भी कानून, उनको तो इतनी महत्वपूर्णता दी नहीं गई थी। तो उसके बाद 1793 से लेकर 1853 के दौरान जो पारित किए गए चार्टर अधिनियम, उनमें ये जो 1853 का चार्टर अधिनियम था ये लास्ट अधिनियम था, अंतिम अधिनियम था।
संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। जो संविधान था उसके विकास की दृष्टि से यह अधिनियम क्या था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट था। अब इस एक्ट की विशेषता क्या क्या थी, अब इस एक्ट की विशेषता के बारे में जानते हैं। इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया। इसमें क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल थे उनके लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया, जिसको क्या कहा गया, भारतीय विधान परिषद। परिषद की इस शाखा में छोटी संसद के तहत कार्य किया। परिषद की इस शाखा में क्या किया, छोटी संसद के तहत कार्य किया। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्यों के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। अब हम इसके बारे में जानते हैं। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, ये कौन सा अधिनियम था, 1853 का अधिनियम था। एक तरीके से क्या हुआ कि विधान परिषद का गठन हो गया, विधान परिषद का गठन हो गया कि जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। ऐसे समझ सकते हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट वाइज विधान परिषद होती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो तो ब्रिटिश संसद थी, और जो विधान परिषद थी वो इंडिया के ऊपर, इंडिया के अंदर जो परिषद थी उसको क्या क्या कहा गया, उसको विधान परिषद कहा गया। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो उसमें क्या था, जो भी चीज़ें नियम कानून जिस हिसाब से ब्रिटिश संसद में होते थे वो ही यहाँ पर इंडिया के अंदर किस में होने लगे, विधान परिषद में होने लगे। छोटी संसद कहा गया एक तरीके से इसको, जो था छोटी संसद कहा गया। जो भी प्रक्रिया होती थी संसद में वो सब चीज़ें इस विधान परिषद में अपना ली गई थी। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। ये जो 1853 का चार्टर अधिनियम था, अब इसमें क्या हो गया, जो सिविल सेवकों की खुली भर्ती, पहले तो क्या हो गया था, वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने 1833 के अधिनियम का मतलब मना कर दिया, उनको उसका विरोध किया, तो इसलिए 1833 में तो ये पारित नहीं हो पाया था। लेकिन जो 1853 का चार्टर अधिनियम आया था उसमें क्या आया था कि अब जो इंडियंस हैं वो भी क्या कर सकते हैं, उनको भी अधिकार है सिविल सेवा करने का। मतलब कि जो सिविल एग्ज़ाम्स होते थे जो आज हमारी यूपीएससी करवाती है, वो उसमें एग्ज़ाम इंडियंस जो हैं वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। अब 1853 में क्या हुआ था, भारतीय नागरिकों के लिए भी ये सिविल सेवाएं खोल दी गई थी, वो भी अब एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो भी कलेक्टर का पद धारण कर सकते हैं। तो 1854 में क्या हुआ था, भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। एक समिति बनाई गई, एक समिति का गठन किया गया, एक कमेटी बनाई गई जिसको क्या नाम दिया गया, जिसको मैकाले समिति कहा गया। इस समिति की क्या की गई, इस समिति की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, अब इसकी तीसरी विशेषता के बारे में जानते हैं। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। अब इस अधिनियम ने क्या कहा, इसमें क्या कहा कि कंपनी का जो शासन था वो सारे में फैला दिया गया, विस्तारित कर दिया गया। और जो भारतीय क्षेत्र था ना, उन भारतीय क्षेत्र को क्या है, अब राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दे दिया गया कि अब किसके कब्जे में रहेगा, जो भारत है वो राजशाही के कब्जे में रहेगा। उनसे कहा गया कि हम आपको बहुत अच्छे से होल्ड करेंगे, बहुत
अच्छी सुविधाएं आपको देंगे, मतलब ऐसा हम समझ सकते हैं कि विश्वास दिलाया गया कि हम बहुत तौर तरीके से चीज़ों को हैंडल करेंगे। लेकिन पूर्व अधिनियम के पारित इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। अब पहले जो भी अधिनियम पारित होता था वो तो ये था कि 10 साल के लिए है, 20 साल के लिए है, 30 साल के लिए है। लेकिन इस पहले अधिनियमों में इस तरीके से होता था कि हम कितने दिन के लिए इस पर कंट्रोल कर रहे हैं, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। लेकिन ये जो 1853 का चार्टर अधिनियम आया था, इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं था कि तब तक करना है, तब तक करेंगे। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। अब इससे ये डिक्लेयर हो गया था कि संसद जो है कंपनी का शासन कभी भी समाप्त कर सकती है और उसको अपने कंट्रोल में ले सकती है। अब इसकी चौथी विशेषता क्या थी? इसने प्रथम बार भारतीय केंद्र विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाना था। पहले क्या होता था, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी वो 4 सदस्य थी, लेकिन अब कितनी हो गई? 6 नए सदस्यों में से जो अब 6 सदस्य हो गई थी, जिसमें से 4 कहाँ से चुने जाएंगे? बंगाल, मद्रास और बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा चुने जाएंगे, और 2 कहाँ से आएंगे? तो ब्रिटेन की संसद भेजेगी। ठीक है, तो ये हमारा ये आज का जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट होता है। अब कल से हमारा क्या स्टार्ट होगा? कल से हमारा स्टार्ट होगा ताज का शासन। कब से कब तक रहा था वो? 1858 से 1947 तक रहा था। जब 1858 में सिपाही विद्रोह हो गया था तो कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था, और तब सारी जो पावर्स थी, जो वहाँ ताज ने, वहाँ का जो क्राउन था ब्रिटिश का, उसने अपने कंट्रोल में कर ली थी। और फिर उसने इंडिया पर जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ है तब तक राज किया था, तब तक शासन किया था। उसमें जो जो भी अधिनियम उन्होंने लागू किए थे उनके बारे में हम कल की क्लास में जानेंगे। तो आज की क्लास हम अब यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।